गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं शालू वर्मा, टाइट लेक्चरर साइकोलॉजी फिरोज़ाबाद। स्टूडेंट्स, आपका जो फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है शांति शिक्षा एवं सतत विकास, उसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है संसाधनों का अवक्रमण। संसाधनों का अवक्रमण। जिमरमैन ने अपनी पुस्तक वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्री में संसाधनों की उपर्युक्त संकल्पना को प्रतिपादित किया है। उनके अनुसार साधन वस्तु या पदार्थ न होकर एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उस पदार्थ की उपयोगिता संभव होती है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण नामक तत्व संसाधन तभी बन सकता है जब मनुष्य उसकी उपयोगिता समझने के साथ साथ उसका उपयोग भी करता हो। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। यह लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज की है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। तो इस प्रकार यह स्पष्ट है कि समय और प्रौद्योगिकी दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो किसी भी पदार्थ को, किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी रिसोर्स को रिसोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। संसाधनों का अवक्रमण जो है वो निम्न प्रकार से होता है, जिसमें फर्स्ट है आपका वनोन्मूलन एंड द सेकेंड वन इज भूमि का अवक्रमण। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जनसंख्या जो है वो तीव्र गति से बढ़ती जा रही है और उस बढ़ती जनसंख्या की उद्देश्यों की, उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए वनों की कटाई को वनोन्मूलन की संज्ञा दी जाती है। पर्यावरण एवं अर्थव्यवस्था को धारणीय बनाए रखने में वनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर होने वाली कमी को वनों का अवक्रमण और वनों की कटाई कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि वनोन्मूलन के कारण क्या हैं? क्या कारण हैं जिसकी वजह से वनों की कटाई की जाती है? तो उसमें आपके कारण है प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण। प्राकृतिक कारणों के अंतर्गत जैसे सोइल इरोजन है या भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स हैं या प्रचंड वायु के वेग से जो वनों का नाश हो जाता है, इन्हें हम प्राकृतिक कारण कहते हैं। दूसरे होते हैं आपके मानवीय कारण या ह्यूमन फैक्टर्स। मानवीय कारणों में मानव जब अपने क्रियाकलापों के माध्यम से वनों का विनाश करता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं मानवीय कारण। मानवीय कारणों के अंतर्गत आपके वनों की कटाई है, ईंधन की आवश्यकता पूर्ति हेतु जब वनों की कटाई की जाती है या विभिन्न प्रकार की विकास परियोजनाओं का संचालन करने के लिए जब वनों की कटाई की जाती है, भोजन की बढ़ती मांग को देखते हुए, अत्यधिक चराई के कारण वनों को चारागाह के रूप में प्रयोग करने तथा पशुओं को द्वारा पौधों के बीजों के कुचलने से वनों के क्षेत्रफल में कमी आती जा रही है। इसी प्रकार शहरीकरण की बढ़ती जो प्रवृत्ति है उसकी वजह से भी वनों की कटाई जो है वो हो रही है। गांव-गांव तक सड़कों के निर्माण, रेल मार्गों की व्यवस्था जुटाने के लिए भी वनों की कटाई की जा रही है। शहरों में उद्योगों को स्थापित करने के लिए वनों को तेजी से काटा जा रहा है। यानी एक तरफ तो जो हम देख रहे हैं कि जो अर्बनाइजेशन की जो समस्या है वो एक और नई समस्या को जन्म दे रही है, जिसे हम बोलते हैं वनोन्मूलन। इसके अलावा कृषि संबंधी अज्ञानता। आदिम जाति व जनजाति के लोग स्वयं को वनों का स्वामी मानकर कृषि योग्य भूमि बनाने के चक्कर में, आप जानते ही हैं कि आपने सुना होगा कि वो वनों में आग लगाकर वनों को नष्ट कर देते हैं, जिससे 3-4 वर्ष बाद कृषि करने के बाद भूमि का उपजाऊपन समाप्त होने पर पुनः अन्यत्र यही प्रक्रिया वो दोहराते रहते हैं। झूम कृषि का नाम भी आपने सुना होगा, जैसे झूम कल्टीवेशन स्लैश बर्न कल्टीवेशन भी जिसको बोलते हैं, इसमें भी वही किया जाता है कि भूमि की जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि वनों को जो है वो कृषि जो भूमि है उसको जला देते हैं।
ठीक है। तो इस कारण ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ भाग इस कृषि की चपेट में हैं। नेक्स्ट कारण है उद्योगों के लिए कच्चा माल। फर्नीचर, लकड़ी के डिब्बे, रेल की सीटें आदि बनाने के लिए प्लाईवुड व कागज़ की बढ़ती मांग के कारण वनों की कटाई पर दबाव बढ़ा है। असम में चाय व जम्मू कश्मीर में सेब के डिब्बे के लिए प्लाईवुड तथा देवदार के पेड़ों को निरंतर काटा जा रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वनोन्मूलन के ये जो कारण हैं। भूमि का अवक्रमण। देखिए, भूमि जो है वो एक गैर पुनर्नवीकरण संसाधन है, सभी प्राथमिक उत्पादन प्रक्रियाओं का केंद्र है। मृदा कभी भी जो है वो स्थिर नहीं रहती है। प्राकृतिक कारणों के कारण वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती रहती है। मृदा की ऊपरी परत का हटना मृदा का कटाव या अपरदन कहलाता है। भूक्षरण या अपरदन भूमि अवक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। ये जो प्रक्रिया होती है भूमि अपरदन की, ये वर्षा जल तथा वायु से होती है। इस प्रक्रिया में मृदा की ऊपरी सतह में उपस्थित जो चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी आदि की हानि होती है तथा मृदा में रेत, बजरी आदि शेष रह जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि उपजाऊ भूमि जो है वो बंजर भूमि में कन्वर्ट हो जाती है। यद्यपि हम देखें कि यह प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से हवा तथा बहते हुए जल से होती रहती है, किंतु इन प्रक्रियाओं को बढ़ाने में मानवीय गतिविधियों का भी हाथ होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जड़ों का एक कार्य मृदा को बांधे रखना है। जहाँ घास, पेड़ पौधे आदि उगते हैं वहाँ पर हवा या बहते जल से मृदा पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है तथा भूमि बंजर होने से बच जाती है। इसके विपरीत वनों को साफ करने से मृदा की जो ऊपरी सतह है वो क्या होता है, ढीली पड़ जाती है तथा हवा या जल के साथ वो चली जाती है। तो वनस्पति न होने का नुकसान यह भी होता है कि वर्षा की बूंदें क्या होता है कि ज़मीन पर सीधे पड़ती हैं, जिनकी गति अधिक होती है तथा इससे भूमि का कटाव होता है तथा मृदा का एक बहुत बड़ा उपजाऊ अंश जो है वो पानी के साथ बह जाता है। जमीन पर अत्यधिक चराई करने से भी भूमि आसानी से कट जाती है। मृदा अपरदन के कारण, क्या कारण है मृदा अपरदन के? तो उसमें एक जो कारण है अत्यधिक चराई। पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई से भी वनस्पति जो है वो नष्ट हो जाती है, जिसके कारण भूमि बंजर हो जाती है। बंजर भूमि अत्यधिक जल को जो है ना वो रोक नहीं सकती है। अति तेज हवाओं के कारण भी मृदा का अपरदन हो जाता है। इसी प्रकार वनों में आग लगना, प्राय वनों में आग लगने से भी मृदा का अपरदन होता है। इस स्थिति के कारण मृदा पर दो मुख्य कारक जो हैं जल तथा वायु, इनका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण मृदा अपरदन होता है। नेक्स्ट है आपकी वनों की कटाई या वनोन्मूलन, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था। जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि के लिए, इमारतों के लिए, लोगों की डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए हमें भूमि की आवश्यकता होती है। अतः इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए क्या हो रहा है कि वनों की कटाई की जा रही है। वनों की कटाई से मृदा का पानी सूख जाता है, भूमि का जल जो है वो रिस नहीं पाता, जिसके कारण मृदा के कण जो हैं वो बारिश के जल द्वारा बह जाते हैं। जल नदियों में अपने साथ मृदा के कणों को लाता है, जो तलछट मिट्टी के साथ जम जाता है, जिसके कारण बाढ़ आती है। इस प्रकार वनों की कटाई से भूमि जो है वो बंजर बन जाती है। नेक्स्ट, कृषि के गलत तरीके। कृषि में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी इसमें जो है ये देखने को नहीं मिलता है। मृदा अपरदन का एक कारण जो है वो कृषि करने की गलत विधियां हैं, जैसे कि अभी हमने बताया था कि झूम कल्टीवेशन, स्लैशन बर्न टेक्निक जो यूज़ की जाती है। खेत को क्या होता है ढीले तरीके से जोतने से उसकी प्राकृतिक बनावट नष्ट हो जाती है। सफलतापूर्वक खेती करने के बाद खाद न डालने से भी जल रोकने की जो मृदा की क्षमता है वो कम हो जाती है। अतः मिट्टी सूख जाती है तथा वायु उसे अपने साथ बहा कर ले जाती है। ढलवादार स्थानों पर इस प्रकार की मिट्टी का जल द्वारा कटाव होता है और एक ही प्रकार की फसल बार बार व लगातार उगाने से भी मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो कम हो जाती है। इसी प्रकार मानव भी एक जो है एक कारण है
लैंड डिग्रेडेशन का। प्राकृतिक क्रियाओं की अपेक्षा मनुष्य जो है वो मृदा अपरदन तीव्र गति से होता है। पशुओं को चराना, खुदाई करना, ढलानों पर इमारतों का निर्माण करना, वृक्षों की कटाई, खेतों की जुताई, ये सब कारण जो हैं ये आते हैं मृदा अपरदन के अंतर्गत। अब आपका प्रश्न होता है कि सतत विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास जो है वो हुए हैं। तो वो प्रयास हैं आपके स्टॉकहोम सम्मेलन, पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग की स्थापना, पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र, कार्यसूची, सतत विकास पर जोहान्सबर्ग सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, जलवायु परिवर्तन पर बाली सम्मेलन इत्यादि। तो आइए वन बाय वन हम इनके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट है आपका स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वो 1972 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण पर आयोजित सम्मेलन, पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर चर्चा का पहला प्रयास था। पहली बार वायु प्रदूषण और रासायनिक विषैलेपन जैसे मुद्दे विश्व स्तर पर चर्चा का विषय बने थे। स्टॉकहोम सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सहयोग अनिवार्य है। स्टॉकहोम सम्मेलन के परिणाम स्वरूप एक स्टॉकहोम घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें मानव पर्यावरण की रक्षा के लिए 26 सिद्धांत तथा उनको क्रियान्वित करने के लिए 106 सुझाव शामिल किए गए थे। इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का भी गठन हुआ, जो पर्यावरण संबंधी कार्यक्रमों में समन्वय तथा लागू करने का मुख्य तंत्र बना। दूसरा है आपका पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग की स्थापना। 1983 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नॉर्वे के तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रो हार्लम ब्रटलैंड की अध्यक्षता में पर्यावरण विकास पर विश्व आयोग की स्थापना की। आयोग की जो रिपोर्ट थी 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से प्रकाशित हुई थी और इसमें विकास की एक नई परिभाषा दी गई। अब विकास को पर्यावरण संरक्षक बनाने की बात कही गई इसलिए इसमें एक नए शब्द सतत विकास का नामकरण हुआ, जैसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका तात्पर्य क्या था कि हम संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करें जिससे कि वो भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जो है वो रह पाएँ। इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया कि विश्व के गरीब लोगों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही इसमें सीमितता का विचार भी दिया गया, जिसका तात्पर्य था कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग एक सीमा तक ही किया जाना चाहिए ताकि उनसे वर्तमान के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सके। आयोग ने पर्यावरणीय तथा आर्थिक निर्णयों के एकीकरण पर भी जोर दिया और यह भी कहा गया इसमें कि गरीबी से भरे संसार में स्वस्थ पर्यावरण संभव नहीं है, क्योंकि गरीबी के कारण लोगों को पर्यावरण विनाशी क्रियाएं करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र। ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट से प्रभावित होकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 जून 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में एक सम्मेलन किया, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 182 देशों के 20,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह पर्यावरण संरक्षण पर अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। रियो घोषणा जो है इस मूल विचार पर आधारित है कि व्यक्ति तथा राष्ट्र का पर्यावरण और विकास के प्रति क्या दृष्टिकोण है। इसमें कहा गया है कि दीर्घकालीन आर्थिक विकास तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब इसे पर्यावरण की सुरक्षा से जोड़ा जाए। अगर हमें इसे प्राप्त करना है तो सभी राष्ट्रों को एक वैश्विक साझेदारी कायम करने की आवश्यकता है, जिसमें सरकार के साथ साथ वहाँ के लोगों तथा नागरिक समाज को भी शामिल होना ज़रूरी है।
रियो सम्मेलन में निम्न दस्तावेज जो हैं वो जारी किए गए, जिसमें था आपका जलवायु परिवर्तन पर रूपरेखा संबंधी अनुबंध, जैव विविधता पर अनुबंध। ठीक है, तो इस प्रकार नेक्स्ट है आपका कार्यसूची 21। कार्यसूची 21 या वर्क शेड्यूल में क्या था कि सतत विकास की प्राप्ति के लिए एक भावी योजना के रूप में सामने आया, जिसने विकास तथा पर्यावरण के मध्य सामंजस्य बनाने वाली नीति के रूप में कार्य किया। इसकी जो उद्देशिका है उसमें कहा गया है कि यह आज की महत्वपूर्ण समस्याओं को संबोधित करता है तथा इसका उद्देश्य अगले शताब्दियों की चुनौतियों के लिए विश्व को तैयार करना है। कार्यसूची 21 के जो मुख्य प्रावधान हैं वो है पर्यावरण तथा विकास के मध्य सामंजस्य बनाने के लिए सतत विकास पर राष्ट्रों के मध्य सहयोग विकसित करना। दूसरा, विकासशील देशों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय नियमों तथा प्रावधानों को स्पष्ट करना। इसी प्रकार सतत विकास की प्राप्ति के लिए विकासशील देशों को तकनीकी सहयोग प्रदान करना। सतत विकास के संबंध में सभी राष्ट्रों के सहयोग से विधि निर्माण हेतु संधियां करना। सतत विकास को राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ जोड़ना तथा गैर सरकारी संगठनों तथा आम जनता को इसमें शामिल करना। सतत विकास पर किसी समझौते में विश्व स्तर पर प्रयास विभिन्न राष्ट्रों की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इसके अलावा सतत विकास पर जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन जो है हुआ, रियो शिखर सम्मेलन के 10 वर्ष बाद सतत विकास का आकलन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 2002 में जोहान्सबर्ग में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया और सम्मेलन में एक बार फिर सतत विकास को अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का केंद्रीय लक्ष्य माना गया तथा इसको लागू करने के लिए आवश्यक उपायों पर जोर दिया गया। इसमें आर्थिक, सामाजिक विकास तथा प्राकृतिक संसाधनों के बीच संतुलन के पक्षों को स्पष्ट किया गया। सतत विकास प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों को विकसित करने तथा सामुदायिक सहयोग की प्राप्ति हेतु सम्मेलन में 2 मुख्य दस्तावेजों को रखा गया, जिसे सतत विकास पर जोहान्सबर्ग घोषणा तथा सतत विकास पर विश्व क्रियान्वयन योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी की चुनौती से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र की पहल पर वर्ष 1992 में फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का गठन किया गया था। विकसित देशों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग हेतु जिम्मेदार खतरनाक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती की बाध्यता के लिए UNFCCC द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता तैयार करने हेतु वार्ता शुरू की गई। 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर में UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया, जिस पर 55 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने इससे इनकार कर दिया। बाद में रूस द्वारा इसका समर्थन करने के कारण 16 फरवरी 2005 को ये प्रोटोकॉल अस्तित्व में आ गया। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन पर बाली सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में इंडोनेशिया के वाली द्वीप में 3 से 14 दिसंबर 2007 को जलवायु परिवर्तन पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल के नेतृत्व में प्रतिनिधियों द्वारा विश्व में 190 देशों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों, वैज्ञानिकों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया था। कीनिया के पर्यावरण मंत्री किवुथा किववाना की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में वायुमंडलीय तापमान में बढ़ोतरी के कारण आर्थिक एवं पर्यावरणीय विनाश की आशंकाओं से निपटने तथा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कटौती के मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श किया गया तथा वैश्विक तापवृद्धि से निपटने के लिए वर्ष 2009 तक की समय सीमा तय की गई।
बाली सम्मेलन के जो मुख्य पहलू हैं वो निम्न प्रकार से हैं। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन की समस्या के विकराल होने को स्वीकारा गया तथा सभी पक्षों द्वारा इसके निदान हेतु एक रोड मैप पर सहमति जताई गई। इस रोड मैप के आधार पर ग्लोबल वार्मिंग से निपटने हेतु एक नया समझौता तैयार किया गया, जो वर्ष 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल की जगह लागू किया गया। इस नई संधि में वर्ष 2013 से हानिकारक गैसों के उत्सर्जन पर रोक लगाने के लिए सभी देशों को शामिल किया गया। दूसरा है कि विकासशील देशों द्वारा ऊर्जा खपत कम करने के लिए तथा उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए विकसित देशों से तकनीक के साथ साथ बौद्धिक संपदा अधिकार की भी मांग की गई। विश्व में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाले जो देश हैं, अमेरिका ने रोड मैप को स्वीकार किया परंतु समझौते के प्रारूप को खारिज कर दिया। इस सम्मेलन में भारत ने किसी भी प्रकार का कमिटमेंट देने से मना किया तथा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने हेतु एक लक्ष्य निर्धारित करने पर जोर दिया। तो अब प्रश्न उठता है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण के कौन कौन से उपाय जो हैं वो आए। तो उसमें राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम है, पारिस्थितिकी विकास बल है, उसी के अलावा संयुक्त वन प्रबंधन प्रकोष्ठ जो है वो बनाया गया, जिसकी स्थापना जो है वो 1998 में हुई और यह वन प्रबंधन संबंधी कार्यक्रम की निगरानी नीति निर्धारण के लिए की गई। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।